ओके चलो। नमस्कार मित्रों, सभी साथियों को मुकेश क्लासेज में स्वागत है। मैं आर सर आपके लिए लेके आया हूँ। आज राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में हम बात करने वाले हैं। बड़े दिनों से मुकेश सर बोल रहे थे, एचएम सर बोल रहे थे, बार बार आपको क्लासों में बोला जा रहा था आर सर आएंगे, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, राजस्थान ज्योग्राफी। तो चलो मित्रों, आज हम भी आपके लिए तैयार है आपकी सेवा में। हम बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी की। आपने अगर अभी तक इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्यारे मित्रों, आप इसको जल्दी से जल्दी लाइक कर दें और शेयर कर दें और अपने जो भी मित्रगण हैं उनको सभी को जोड़ने की कृपा करें और सभी को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, इसलिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। तो ठीक है मित्रों, अपन बात करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में। राजस्थान के बारे में हम जानेंगे, बहुत धुआंधार तरीके से इस राजस्थान को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है मित्रों, चलो हम सबसे पहले बात करते हैं, जब राजस्थान पढ़ने लग रहे हैं तो इस राजस्थान का नाम राजस्थान कैसे हुआ है मित्रों। ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं इसके नामकरण के बारे में। नामकरण कि इस राजस्थान का नाम राजस्थान कैसे हुआ है मित्रों, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सर्वप्रथम कुछ जानकारी आपको होगी, कुछ नहीं भी होगी, कोई बात नहीं है। हमें ऐसा पढ़ना है राजस्थान की ज्योग्राफी को, ऐसा पढ़ना है कि हम किसी प्रकार का क्वेश्चन गलत न कर दें एग्जाम के अंदर। ठीक है मित्रों, नामकरण से संबंधित हम बात करें तो देखो, राजस्थान के बहुत प्राचीन समय से राजस्थान के कई प्रकार के नाम हमें देखने को मिलते हैं। हम सबसे पहले बात करें ऋग्वेद की। ये ऋग्वेद जो हमारा सबसे प्रथम वेद माना जाता है। चार जो वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो चार वेद है, इन वेदों में सबसे प्रथम जो वेद है, इस वेद का नाम है ऋग्वेद। वैसे मैं नामकरण से संबंधित ज्यादा बात नहीं करता, मैं इसके ज्योग्राफिकल फीचर के बारे में बात करता हूँ, लेकिन थोड़ा नामकरण के बारे में वैसे आपको जानकारी होगी। ये नामकरण वगैरह के बारे में बात इतिहास में की जाती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर 2-5 मिनट इसके नामकरण से संबंधित हम बात करते हैं। ऋग्वेद में दोस्तों हम बात करें तो ऋग्वेद में हमारे भारत में जो उत्तर पश्चिम दिशा में जो भी हमारा राजस्थान का आज हमें जो एरिया दिखाई देता है, भौगोलिक क्षेत्र दिखाई देता है, यह भौगोलिक क्षेत्र ऐसी विशेषताओं के बारे में उसमें बताया गया कि ऐसा एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसके मध्य में एक पर्वतमाला है, पर्वत के उस पार इस प्रकार मरुस्थल है, इधर की साइड में मैदान वगैरह, घनघोर जंगल वगैरह हैं। तो ऐसे भौगोलिक क्षेत्र के लिए नाम उसमें अंकित किया गया था। स्पष्ट तो नहीं कहा गया था कि भाई ऐसा है, इसी क्षेत्र का नाम ये है, लेकिन केवल एक विशेषता वाले क्षेत्र के लिए बताया गया कि ऐसा एक प्रदेश पड़ता है, उस प्रदेश के लिए यहाँ पे नाम दिया गया है ब्रह्मव्रत। क्या नाम कहा गया मित्रों? ब्रह्मव्रत, इसका नाम उस ऋग्वेद के अंदर कहा गया है। हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र पड़ता है जिसके मध्य में अरावली पर्वतमाला है, उस पार मरुस्थल है, इस पार मैदानी इलाका है, तो ऐसे क्षेत्र को, ऐसे भौगोलिक क्षेत्र को उस ऋग्वेद में कहा गया है ब्रह्मव्रत। इसके अलावा दोस्तों एक हमारा बहुत लौकिक काव्य आता है रामायण। रामायण में हम बात करें तो रामायण में हमारे इस क्षेत्र के लिए नाम मिलता है हमें मरुकांतर। क्या नाम मिलता है मित्रों? मरुकांतर नाम हमारे इस राजस्थान का मिलता है। किसमें? रामायण, जो हमारा प्रथम लौकिक ग्रंथ माना जाता है रामायण, इसमें हमारे क्षेत्र का नाम मिलता है मरुकांतर। इसके अलावा हमें 6ठी-7वीं शताब्दी में एक बसंतगढ़ शिलालेख जिसका नाम दिया जाता है, तो उस शिलालेख में भी हमारे राजस्थान का नाम, ये बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख, इस बसंतगढ़ शिलालेख में हमारे राजस्थान का नाम राजस्थानियादित्य,
राजस्थान या द्वितीय, राजस्थान या द्वितीय, राजस्थान या द्वितीय, ये नाम मिलता है हमारे बसंतगढ़ शिलालेख में। लेकिन मित्रों ये पुरानी बातें हो जाती है, बात जरा जो उठाई जाती है इसके नामकरण से संबंधित, वो उठाई जाती है अंग्रेजों के शासनकाल के समय पर। तो मित्रों हम बात करें अंग्रेजों के टाइम पे, अंग्रेजों का आगमन हो गया भारत के अंदर, और हमारे इस भौगोलिक क्षेत्र के लिए सर्वप्रथम हम बात करें जॉर्ज थॉमस की। जॉर्ज थॉमस, इस जॉर्ज थॉमस के द्वारा हमारे यहाँ पे इस भौगोलिक क्षेत्र में राजपूतों का शासन होने के कारण, राजपूत राजाओं का आधिपत्य होने के कारण इस क्षेत्र को इनके द्वारा नाम दिया गया, जो कि एक अंग्रेज थे जॉर्ज थॉमस, इनके द्वारा इसको नाम दिया गया मित्रों, नाम दिया गया राजपुताना। क्या नाम दिया गया मित्रों? राजपुताना इसके लिए कहा गया। लेकिन किस रूप में कहा गया मित्रों? ये कहा गया मौखिक रूप से। कौन से रूप से कहा गया मित्रों? मौखिक रूप से कहा गया इनके द्वारा, मौखिक रूप से। ठीक है मित्रों, जो इसके लिए हमारे राजस्थान के लिए हम नामकरण की बात कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम हमें ऋग्वेद में इसका नाम ब्रह्मव्रत देखने को मिलता है, रामायण में इसका नाम हमें मरुकांतार देखने को मिलता है, बसंतगढ़ शिलालेख में इसका नाम राजस्थानी आदित्य हमें देखने को मिलता है मित्रों। इसके बाद हम अंग्रेजों के टाइम की बात करें तो जॉर्ज थॉमस आया, और जॉर्ज थॉमस ने देखा कि यहाँ पे राजपूत राजाओं का शासन है, राजपूत राजाओं का आधिपत्य है, राजपूत जाति के लोग ज्यादा निवास करते हैं, तो इस क्षेत्र को इन्होंने नाम दे दिया राजपुताना, कि ये तो राजपूत राजाओं का ही स्थान है, क्षेत्र है, इसलिए इसको नाम दे दिया इन्होंने राजपुताना। लेकिन ध्यान रखना मित्रों, इन्होंने जो ये राजपुताना नाम दिया ये केवल बोलचाल की भाषा में दिया, मौखिक रूप से नाम दिया केवल राजपुताना, लिखित रूप से इनके द्वारा नहीं दिया गया था। इस बात को भी आप ध्यान रखें। मौखिक रूप से अगर इस राजस्थान को सर्वप्रथम राजपुताना कहा गया, तो मौखिक रूप से सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस के द्वारा इसको क्या नाम दिया गया? राजपुताना। अब इन्होंने मौखिक रूप से तो दे दिया, लेकिन इस बात का फायदा उठाया इनके मित्र ने, और इनके मित्र का नाम था दोस्तों विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम था मित्रों? विलियम फ्रैंकलिन। ये विलियम फ्रैंकलिन, ये जो विलियम फ्रैंकलिन थे मित्रों, ये मिस्टर जॉर्ज थॉमस के क्या थे? दोस्त थे, मित्र थे इनके। और ये जो विलियम फ्रैंकलिन जो जॉर्ज थॉमस के दोस्त थे, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं इसको, विलियम फ्रैंकलिन जो है जॉर्ज थॉमस के दोस्त, जॉर्ज थॉमस के दोस्त, जॉर्ज थॉमस के दोस्त थे ये। और इन्होंने इस बात का फायदा उठाया कि हमारे दोस्त जॉर्ज थॉमस ने इसको राजपुताना नाम दिया है, लेकिन इन्होंने किस रूप से दिया? मौखिक रूप से दिया है मित्रों। इन्होंने लिखित रूप से इस क्षेत्र को नाम दे दिया राजपुताना। इन्होंने भी राजपुताना नाम दिया, लेकिन इन्होंने जो राजपुताना नाम दिया वो लिखित रूप से दिया। इन्होंने भी क्या कर दिया? इसको राजपुताना, लेकिन इन्होंने किस रूप में दिया मित्रों? तो ये दिया गया इनके द्वारा लिखित रूप से। कौन से रूप से? लिखित रूप से इनके द्वारा नाम दिया गया इसको राजपुताना। और जो इन्होंने लिखित रूप से दिया, क्या चाहे जाए थोड़ी लिख दिया, कोई भी दीवारों पे लिख दिया हो कि भाई ये राजपुताना है, कहीं ना कहीं लिख दिया हो। इन्होंने एक किताब लिखी थी मित्रों, इस किताब का नाम है मित्रों, इसको छोटा चलो, जॉर्ज थॉमस
के दोस्त विलियम फ्रैंकलिन, और इनके द्वारा इसको नाम दिया गया राजपूताना। किस रूप से दिया गया मित्रों? लिखित रूप से दिया गया। और इनकी एक पुस्तक थी, उस पुस्तक में इन्होंने नाम दिया इसको राजपूताना, और इनकी पुस्तक थी विलियम फ्रैंकलिन पुस्तक। पुस्तक का नाम, और इनकी पुस्तक का नाम है मित्रों, जिसका नाम है द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ये इनकी पुस्तक थी मित्रों, विलियम फ्रैंकलिन की, जिस पुस्तक का नाम है द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक में इन्होंने नाम दिया राजपूताना, और वह किस रूप से दिया मित्रों? लिखित रूप से। अब अभी तक तो इसका नाम क्या देखने को मिला अपन को? या तो ब्रह्मव्रत देखने को मिला, या मरुकांतार देखने को मिला, राजस्थानी आदित्य देखने को मिला, राजपूताना नाम देखने को मिला। राजपूताना नाम मौखिक रूप से जॉर्ज थॉमस ने दिया, और राजपूताना नाम लिखित रूप से दिया विलियम फ्रैंकलिन ने। जो कौन सी पुस्तक में दिया? पुस्तक का नाम है द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक में इन्होंने इसको लिखित रूप से राजपूताना नाम दे दिया। और मित्रों ये भी ध्यान रखना, इन्होंने जो ये राजपूताना नाम दिया था मौखिक रूप से, वो दिया गया था सन 1800 ईस्वी में। कब दिया गया था? सन 1800 ईस्वी में दिया गया था। और इन्होंने 5 साल बाद सन 1805 में दिया। ध्यान रखना मित्रों, कब दिया? सन 1805 में। सन 1805 ईस्वी में इन्होंने इसको नाम दिया राजपूताना लिखित रूप से, और इस पुस्तक में दिया मित्रों द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ठीक है। इसके बाद एक अंग्रेज का नाम एक और लिखूंगा मैं, चलो दिख रहा है मित्रों, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक नाम और मैं लिख रहा हूं, एक अंग्रेज जिनका नाम कर्नल जेम्स टोड। नाम है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। आपको ध्यान है कर्नल जेम्स टोड के बारे में? राजस्थान इतिहास के जनक कहलाते हैं, राजस्थान इतिहास के पिता कहलाते हैं, मेवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे। कुछ समय के लिए मित्रों ये मारवाड़ रियासत के भी पॉलिटिकल एजेंट रहे थे अंग्रेजों के। इनको इतिहास लिखने का बहुत शौक था। इनको घोड़ी वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। ये अपने घोड़े को लेके और पूरे राजस्थान में घुमा करते थे, सब जगहों पे घुमा करते थे अपने घोड़े को लेके, और सब जगहों पे जाते, बड़े बुजुर्गों के साथ में बैठते, कई प्रकार की जानकारियां लेते, जानकारी को इकट्ठी करते, फिर उसमें सारांश के रूप में अपने पुस्तक में लिखते। ये इनका मुख्यतः काम था। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। कुछ समय के लिए ये मारवाड़ रियासत के भी पॉलिटिकल एजेंट रहे थे मित्रों। तो इनका नाम है कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान इतिहास के जनक कहलाते हैं, और इन्होंने इस हमारे राजस्थान को नाम दिया सन 1829 में। 1829 में, और 1829 में इन्होंने हमारे राजस्थान के लिए 3 शब्द प्रयोग किए। वो नाम थे राजस्थान, राजस्थान, रायथान, रायथान व रजवाड़ा। क्या क्या नाम दिया गया मित्रों?
इसको नाम दिया इन्होंने राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा नाम दिया गया। किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। कब दिया गया? 1829 में, 1829 में 3 नाम इनके द्वारा दिए गए, राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा। ये नाम किन के द्वारा दिया गया मित्रों? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दिया गया। और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो पुस्तक का नाम भी आपको ध्यान रखना है। जिस पुस्तक में इन्होंने इन नामों का उल्लेख किया है, इनकी पुस्तक का नाम है मित्रों, ध्यान रखिएगा, इनकी पुस्तक का नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इन्होंने पुस्तक लिखी थी मित्रों द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने नाम दिया राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा। ठीक है मित्रों, ये तो इनके द्वारा नाम दिया गया, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा 1829 में। राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा पुस्तक का नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है मित्रों, इसके बाद में भी हमारे राजस्थान का नाम, राजस्थान कब स्वीकार किया गया, इस बारे में हम बात करें। अंततः 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को हमारे 26 जनवरी 1950 को राजस्थान नाम संवैधानिक रूप से स्वीकार किया गया। तो अंततः हमारे इस राज्य का नाम, ये जो राजस्थान है, ये राजस्थान नाम अंततः संवैधानिक रूप से कब स्वीकार किया गया मित्रों? तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो इसी दिन हमारे इस भौगोलिक क्षेत्र का नाम राजस्थान स्वीकार कर लिया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है मित्रों। ठीक है, एक बार फिर मैं रिकॉल कर रहा हूँ इसको। ऋग्वेद में हमारे राजस्थान का नाम मिलता है ब्रह्मव्रत, रामायण में हमारे राजस्थान का नाम मिलता है मरुकांतार, बसंतगढ़ शिलालेख में हमारे राजस्थान का नाम मिलता है राजस्थानी आदित्य। जॉर्ज थॉमस के द्वारा सन 1800 ईस्वी में मौखिक रूप से नाम दिया गया इसको राजपुताना। विलियम फ्रैंकलिन जो कि कौन थे? जॉर्ज थॉमस के दोस्त थे। तो इन जॉर्ज थॉमस के दोस्त विलियम फ्रैंकलिन ने इसको नाम दिया राजपुताना, लेकिन दिया गया लिखित रूप से मित्रों, और दिया गया 1805 में। ठीक है, यहाँ पे पुस्तक का नाम था द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। इनके द्वारा, विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये। सन 1805 में इन्होंने इसको नाम दे दिया राजपुताना लिखित रूप से। इसके बाद हम बात करें कर्नल जेम्स टोड की, जो राजस्थान इतिहास के पिता कहलाते, जनक कहलाते। 1829 में इन्होंने राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा नाम दिया। पुस्तक का नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है मित्रों, हाँ, यहाँ पे कुछ मित्र कह रहे हैं कि सर यहाँ पे पुस्तक का नाम और भी है एक, कर्नल जेम्स टोड की। तो मित्रों ध्यान दें, इनकी एक और पुस्तक का नाम है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, वो भी इन्हीं की पुस्तक का नाम है। ये पूर्व नाम है उस पुस्तक का, वो बाद का नाम है। ठीक है, तो थोड़ा इधर लिख देते हैं। पुस्तक का एक और नाम द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज
द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये इन्हीं की पुस्तक थी। ये पुस्तक का पूर्व नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, और ये इनकी मेन पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में नाम दिया गया इनके द्वारा, क्या नाम दिया गया? राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा इत्यादि नामों से इसको पुकारा गया। और ये पुस्तक, इनकी दोनों पुस्तकों के नाम ध्यान रख लेना मित्रों, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इस पुस्तक का पूर्व नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है मित्रों, अंततः 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का नाम संवैधानिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है, अब हमारे इस भौगोलिक क्षेत्र का नाम निकल के सामने आ गया, हमारे राजस्थान। अब हम इस राजस्थान को भौगोलिक दृष्टि से पढ़ने का प्रयास करते हैं। अभी तक अगर कोई हमसे लाइव नहीं जुड़ा है तो मित्रों ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर अपने मित्रों ने किसी को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। अब हम इसके नामकरण के पश्चात इसके भौगोलिक बारे में बात करेंगे, राजस्थान का भौगोलिक दृष्टि से हम बात करेंगे। ठीक है मित्रों, चलिए हम बात करें राजस्थान। ये राजस्थान, ठीक है मित्रों, ये राजस्थान। अब हम इसकी बात करेंगे। किसी भी क्षेत्र को पढ़ने के लिए मित्रों, चाहे जिले को पढ़ा जाए, चाहे राज्य को पढ़ा जाए, चाहे देश को पढ़ा जाए, चाहे विश्व को पढ़ा जाए, तो सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि उसकी लोकेशन क्या है, उसकी अवस्थिति क्या है, उसका विस्तार क्या है। हमारा सबसे फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट पॉइंट जो होता है, उसका नाम होता है मित्रों अवस्थिति एवं विस्तार। फर्स्ट जो इसका टॉपिक होगा राजस्थान का, इसका नाम होगा अवस्थिति एवं विस्तार। अवस्थिति एवं विस्तार, हम बात करेंगे राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार। अब यहाँ से तैयार रहिए मित्रों, बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की अवस्थिति एवं इसके विस्तार के बारे में। ठीक है मित्रों, देखो अवस्थिति एवं विस्तार का मतलब क्या होता है। अवस्थिति एवं विस्तार तो पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसको समझते हैं कि अवस्थिति एवं विस्तार का मतलब क्या होता है। जानते हो वैसे अवस्थिति कि हमारा जो राजस्थान है, ये हमें देखना है कि इस पूरी पृथ्वी में कहां पर अवस्थित है। पूरी पृथ्वी में पूरी पृथ्वी का चित्र क्या है, ये समस्या। अब पूरी पृथ्वी का चित्र है, प्रतिरूप है हमारे मित्रों ग्लोब। पूरी पृथ्वी गोलाकार है और इसका प्रतिरूप जो हमें दिखाई देता है वो होता है हमारे मित्रों ग्लोब। तो ग्लोब में इसकी स्थिति को हम जानेंगे। उसके पश्चात कौन से महाद्वीप में हमारा राजस्थान पड़ता है, महाद्वीप के बारे में जानेंगे। उस महाद्वीप के कौन सी दिशा में हमारा राजस्थान है, ये हम बात करेंगे। और हमारा राजस्थान कौन से देश में अवस्थित है, उस देश की बात करेंगे। उस देश की कौन सी दिशाओं में अवस्थित है, तो उसकी बात हम करेंगे। ठीक है मित्रों, ये तो होगी हमारे अवस्थिति से संबंधित बात। और इसके विस्तार से संबंधित बात होगी कि किस आकार में ये फैला हुआ है, किस प्रकार की इसकी आकृति है, क्या इसका अक्षांश विस्तार है, क्या इसका देशांतरी विस्तार है, कितनी लंबाई चौड़ाई में ये फैला हुआ है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है मित्रों, जो भी कोई नए हो या किसी ने अभी तक क्लास का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों को भेज के और इस क्लास का आनंद प्राप्त करें, ज्यादा से ज्यादा जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाएं मित्रों। तो हम बात करने वाले हैं राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में। तो चलिए ठीक है मित्रों, हम इसकी अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारा जो राजस्थान है, ये राजस्थान पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी में कहां पर अवस्थित है। तो पूरी पृथ्वी का जो चित्र होता है, पूरी पृथ्वी का जो प्रतिरूप होता है मित्रों, वह होता है ग्लोब। ठीक है मित्रों, अब ये जो ग्लोब आपने लगभग सभी ने देख रखा होगा, ये हमारा ग्लोब होता है। ठीक है मित्रों,
ऐसा हमारा ग्लोब होता है। और ये जो ग्लोब होता है, मैं दो ग्लोब बना देता हूं यहाँ आपके लिए, एक अक्षांश के लिए और एक देशांतर के लिए। भाई दोनों तरीके से अपन को देखना है, अक्षांशीय आधार पे भी देखना है और देशांतरीय आधार पे भी हमें बात करनी है इस राजस्थान की। ठीक है, तो देखो इन ग्लोब में आपने देखा होगा कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं बनी हुई होती है, जाल बना होता है रेखाओं का। समझने का प्रयत्न करना मित्रों। इस प्रकार की जो रेखाएं आपको ग्लोब में दिखाई देती है, पूर्व से पश्चिम, ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। ठीक है मित्रों, तो ये इस प्रकार से पूर्व से पश्चिम की ओर कहें या पश्चिम से पूर्व की ओर कहें, इस प्रकार की जो रेखाएं अपन को दिखाई देती है तो इनको मित्रों हम अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता है। ये जो चूंकि बिल्कुल भूमि के मध्य में बनी हुई है, थोड़ी देर के लिए इसको समाप्त कर देते हैं। चलो आ जाइए, ये हमारा जो ग्लोब है इसमें ये जो मध्य में लाइन डली हुई है, इस लाइन को कहा जाता है मित्रों भूमध्य रेखा। क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा इसको कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, भूमि के मध्य से गुजरती है, इस वजह से इसको भूमि, मध्य में मध्य से गुजरने वाली, तो इसको भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है मित्रों। इसी को विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? विषुवत रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके अलावा इसको 0 डिग्री अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। किसके नाम से? 0 डिग्री अक्षांश के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये इसी को कहा जाता है जो पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से गुजर रही होती है। ठीक है मित्रों, ये कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा होती है। और ये कौन सी दिशा होती है? सदैव दक्षिण दिशा होती है। ठीक है मित्रों, अब देखो ये अक्षांश है, इसके समानांतर जैसे ही इसे लाइनें डाली जाती है तो इनको कहा जाता है सदैव अक्षांश रेखा है। भूमध्य रेखा के समानांतर जो रेखाएं होती है इनको सदैव कहा जाता है अक्षांश। क्या कहा जाता है मित्रों? अक्षांश रेखाएं इनको कहा जाता है। अब हम बात करें तो अक्षांशीय आधार पर इस पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट दिया जाता है। किसके द्वारा? भूमध्य रेखा के द्वारा। ध्यान रखिए मित्रों, ये पूरा गोला था, इस गोले का मैंने यहाँ से क्या कर दिया? आधा भाग कर दिया, आधा इधर आधा इधर, इसलिए इसको कहा जाएगा गोलार्ध और इसको भी कहा जाएगा मित्रों गोलार्ध, गोले का आधा भाग। अब ये उत्तर दिशा में पड़ रहा है, इस वजह से इसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध। क्या कहा जाता है मित्रों? उत्तरी गोलार्ध इसको कहा जाता है, ये उत्तरी गोलार्ध। और ये दक्षिण दिशा में पड़ रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है मित्रों दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध इसको कहा जाता है। अब ध्यान देना मित्रों, ये उत्तरी गोलार्ध और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, हमारा राजस्थान यहाँ पर अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? यहाँ पर जहाँ मैंने प्लस का निशान बनाया है, यहाँ पर हमारा राजस्थान अवस्थित है। इस वजह से अगर आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि हमारा राजस्थान अक्षांशीय आधार पर अवस्थित है, तो अक्षांशीय आधार पर हमारा राजस्थान पृथ्वी पे या ग्लोब में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन मित्रों ध्यान रखना, जब क्वेश्चन के अंदर अपन को दिया जाए कि अक्षांशीय आधार पर बताइए, अक्षांशीय आधार पर बताइए, तो अक्षांशीय आधार पर अगर अपन से पूछा जा रहा है तो राजस्थान सदैव उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मित्रों ध्यान रखना, कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। चलो आ जाओ, हम बात करें, यहाँ ये वाली बात लिख देते हैं अक्षांशीय आधार पर। चलो थोड़ा इसको इधर खिसका देते हैं, इधर खिसका देते हैं। चलो ठीक है, सबसे फर्स्ट लाइन हम लिखते हैं अक्षांशीय आधार पर। अक्षांशीय आधार पर, अक्षांशीय आधार पर राजस्थान
कौन से गोलार्ध में है मित्रों? उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में। केवल अभी तक आपके सामने केवल एक बात निकल के सामने आई है, अक्षांशीय आधार पे पृथ्वी को दो भागों में बांटा है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। कौन कौन से गोलार्धों में? उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। आपसे क्वेश्चन ये भी तो पूछा जा सकता है कि अक्षांशीय आधार पे या इस पृथ्वी को अक्षांशीय आधार पर कौन सी लाइन दो भागों में विभाजित करती है पृथ्वी को? तो मित्रों ध्यान देना, इस लाइन का नाम बताया है मैंने आपको स्पष्टतः। भूमध्य रेखा इसको कहा जाता है, विषुवत रेखा इसको कहा जाता है और 0 डिग्री अक्षांश इसको कहा जाता है। और मित्रों अक्षांशीय आधार पर राजस्थान की लोकेशन पूछ ली जाए तो अक्षांशीय आधार पर राजस्थान अवस्थित है कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। ध्यान रखना है आपको मित्रों, ठीक है। तो अक्षांशीय आधार पर पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। हमारा राजस्थान अक्षांशीय आधार पर उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, ठीक है मित्रों। अब थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करना, यहाँ पे मैं थोड़ा देशांतरीय आधार पे भी बताना चाहता हूँ। तो ये यहाँ पे एक और हम ग्लोब बनाते हैं, ये ग्लोब यहाँ पे बना देते हैं अपन। अब हम बात करते हैं दिशा, वही पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर दिशा और ये दक्षिण दिशा। अब यहाँ पे हम देशांतर की बात करें मित्रों, तो देशांतरीय आधार पर भी पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। किस आधार पर? देशांतरीय आधार पर। ध्यान देना मित्रों, देशांतरीय आधार पर भी पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड किया जा रहा है। ये देखो आधा गोलार्ध इधर हो गया, आधा गोलार्ध इधर हो गया। यही पूरा गोला था, इसका आधा गोलार्ध हो गया और ये भी आधा गोला हो गया, इसलिए इसको कहा गया गोलार्ध। इसको भी कहा गया गोलार्ध, गोले का आधा भाग गोलार्ध। तो ध्यान रखें मित्रों, ये हमारे पूर्व दिशा में पड़ने के कारण, पहले इस लाइन का मैं आपको बता देता हूँ, इसको भी 2-3 नामों से जाना जाता है, तो आप ध्यान दें। इस रेखा का नाम मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ। इस रेखा को कहा जाता है ग्रीनविच रेखा। क्या कहा जाता है मित्रों? इसको ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। इसको प्रधान देशांतर के नाम से जाना जाता है, प्रधान देशांतर। और इसको 0 डिग्री देशांतर के नाम से भी जाना जाता है। इसके भी आपको ये 3 नाम ध्यान रखने हैं। इसको ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है मित्रों। इस रेखा को कहा जाता है ग्रीनविच रेखा, इसी को कहा जाता है प्रधान देशांतर रेखा और इसी को कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा। और इसी के द्वारा इस पृथ्वी को देशांतरीय आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है मित्रों। ये पूर्व दिशा में पड़ने के कारण इसको कहा जाता है पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? पूर्वी गोलार्ध। और ये पश्चिम दिशा में पड़ने के कारण मित्रों इसको कहा जाता है पश्चिमी गोलार्ध। क्या कहा जाता है? पश्चिमी गोलार्ध। ध्यान देना मित्रों, अक्षांशीय आधार पर कभी भी पूर्वी गोलार्ध नहीं होगा, अक्षांशीय आधार पर कभी भी पश्चिमी गोलार्ध नहीं होगा, देशांतरीय आधार पर कभी उत्तरी नहीं होगा और देशांतरीय आधार पर कभी दक्षिणी नहीं होगा। ये ध्यान दे लेना मित्रों, हमेशा याद रखना। अक्षांश जो होंगे या तो उसके साथ में उत्तरी अक्षांश शब्द ही प्रयोग होगा या दक्षिणी अक्षांश शब्द ही प्रयोग होगा, क्योंकि अक्षांशीय आधार पे 2 भागों में हमने डिवाइड किया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इधर के जो भी अक्षांश होंगे सबके नाम उत्तरी अक्षांश होंगे और ये जो दक्षिण में जो भी अक्षांश होंगे इन सब के नाम दक्षिणी अक्षांश होंगे। मित्रों ध्यान दे लेना ये बात का, कभी भी अक्षांश के साथ में अगर पूर्व पश्चिम शब्द यूज होता है, अक्षांश के साथ में अगर पूर्व पश्चिम शब्द यूज होता है तो उसको देखते ही क्रॉस लगा देना है, आपको काट देना है मित्रों। और कभी देशांतर के साथ में उत्तरी शब्द और दक्षिणी शब्द यूज नहीं होगा, इस बात का ध्यान दे लेना। देशांतर के साथ शब्द यूज होगा तो या तो पूर्वी देशांतर शब्द यूज होगा या फिर पश्चिमी देशांतर शब्द यूज होगा। अक्षांश के साथ में हमेशा या तो उत्तरी अक्षांश शब्द होगा या फिर दक्षिणी अक्षांश शब्द होगा। ये बात को हमेशा नोट कर लेना, आजकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मित्रों।
ऑप्शन दे दिए जाते हैं, सही कथन छांटिए, सही कथन छांटिए मित्रों। अब वहां पे अपन को फंसाने के लिए क्या कर दिया जाता है, जैसे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार दे दिया जाता है, लेकिन वहां इन अक्षांश देशांतरों के साथ में क्या कर दिया जाता है, ये शब्दों का थोड़ा सा गलत कर दिया जाता है। वहां पे अपन को फंसाने के लिए या तो अक्षांश के साथ में पूर्व शब्द यूज कर दिया जाता है, या देशांतर के साथ में उत्तर शब्द या दक्षिण शब्द यूज कर दिया जाता है। तो इस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखना, अक्षांशीय आधार पर या तो उत्तरी अक्षांशीय होते हैं या दक्षिण अक्षांशीय होते हैं। अक्षांश के साथ में हमेशा उत्तर अक्षांश आएगा या फिर दक्षिण अक्षांश आएगा। और अधिकतम अक्षांश ध्यान रख लेना, मैं आपको अक्षांश नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, केवल आपको राजस्थान का अवस्थिति एवं विस्तार पढ़ा रहा हूं। जब मैं अक्षांश और देशांतर का टॉपिक विस्तार से पढ़ाऊंगा तब एक एक चीज को स्पेशल तरीके से आपको बता दूंगा मित्रों। ये जैसे 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, यहाँ से जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश और अधिकतम हम 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक प्रदर्शन कर सकते हैं। इधर दक्षिण में भी हम अधिकतम 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक प्रदर्शित कर सकते हैं। 91 डिग्री अक्षांश नहीं होता है मित्रों, ये भी ध्यान रख लेना। 91 डिग्री ना तो उत्तरी अक्षांश होगा और 91 डिग्री ना दक्षिणी अक्षांश होगा। 90 डिग्री से ऊपर अगर कोई आपको अक्षांश दिया हुआ है तो उसको देखते ही आपको क्या कर देना है, कटस्थ कर देना है, काट देना है मित्रों, ध्यान दे लेना। और देशांतर की अगर हम बात करें तो देशांतर अधिकतम 180 डिग्री होते हैं। 180 के बाद में 181 डिग्री देशांतर कभी नहीं होता है मित्रों। अगर 180 से ऊपर देशांतर दिया जा रहा है तो उसको देखते ही क्या कर देना है, काट देना है। तो देशांतरों का अधिकतम प्रदर्शन 180 डिग्री या तो ईस्ट या वेस्ट के साथ में किया जाएगा, या तो पूर्व या पश्चिम के साथ किया जाएगा। और अक्षांशों के साथ में हमेशा 90 डिग्री उत्तर या 90 डिग्री दक्षिण के साथ में किया जाएगा। इससे ज्यादा प्रदर्शन अक्षांशों का नहीं हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ देशांतरीय आधार पे। देशांतरीय आधार पे भी पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। ये पूर्व दिशा में पड़ने के कारण मैंने लिखा है पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिम दिशा में पड़ने के कारण इसको लिखा है हमने पश्चिमी गोलार्ध। अब हमारा राजस्थान जो है वो तो यहाँ पर अवस्थित है। अब आप ही मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हमारा जो राजस्थान है ये देशांतरीय आधार पर कौन से गोलार्ध में स्थित है, जल्दी बताइए। हाँ बिल्कुल, कई सारे सही बता रहे हैं, कई सारे कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा डाउट है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पड़ा है। अरे भाई उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पड़ा है, अभी अपन उत्तरी पूर्वी गोलार्ध तक तो बात ही नहीं पहुंची है। अभी तो अपन अक्षांशीय आधार पे देशांतरीय आधार पे बात कर रहे हैं। हाँ आप सुनील जी सही राइट आंसर दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल राइट आंसर है आपका। देशांतरीय आधार पर हम पढ़ रहे हैं पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि अपन ने देशांतरीय आधार पर पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड किया है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। मैंने निशान लगाया प्लस का। हमारा राजस्थान यहाँ पर अवस्थित है, तो पूरा राजस्थान कौन से गोलार्ध में हमें दिखाई दे रहा है? तो पूर्वी गोलार्ध में हमें राजस्थान दिखाई दे रहा है। तो दूसरी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है मित्रों देशांतरीय आधार पर। कौन से आधार पर? देशांतरीय आधार पर। ये देशांतरीय आधार पर राजस्थान देशांतरीय आधार पर राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में मित्रों? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अभी तक आपको केवल 2 लाइन समझाई है मैंने, 2 लाइन समझाने का प्रयत्न किया है। अक्षांशीय आधार पर राजस्थान को पूछा जाए तो आपको जवाब देना है अक्षांशीय आधार पर उत्तरी गोलार्ध में। देशांतरीय आधार पर पूछा जाए तो पूर्वी गोलार्ध में। यहाँ तक बात समझ में आ रही है मित्रों? एक बार फिर बताऊं,
चलो, अवस्थिति विस्तार के बारे में हम बात कर रहे हैं कि हमारा राजस्थान पूरी पृथ्वी में कहाँ पर अवस्थित है। इस पूरी पृथ्वी का प्रतिरूप क्या है, तो ग्लोब है। अब ग्लोब में इस प्रकार की आडी लाइन भी होती है और इस प्रकार की खड़ी लाइन भी होती है, उनका जाल हमें दिखाई देता है। तो जो आडी लाइन होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची हुई जो रेखाएं होती है, इसके समानांतर खींची जाती है मित्रों। ये सब रेखाएं इसके समानांतर, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती है। तो इस अक्षांशीय आधार पे भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है। भूमध्य रेखा, इसी को कहा जाता है विषुवत रेखा, इसी को कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश, जो हमारी पृथ्वी को अक्षांशीय आधार पर कितने भागों में डिवाइड कर रही है, दो भागों में डिवाइड कर रही है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। और हमारा राजस्थान इस अक्षांश के आधार पे कौन से गोलार्ध में स्थित है मित्रों, उत्तरी गोलार्ध में। साफ लिखा है, अपन ने उस लाइन को ध्यान रखिएगा। अक्षांशीय आधार पर राजस्थान कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। ये देशांतर आधार पे बताया हमने। देशांतर जो इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण की ओर लाइनें होती है, इनको हम देशांतर कहते हैं। ये बिल्कुल मध्य में गुजर रही है, इसको ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, इसको प्रधान देशांतर रेखा कहा जाता है, इसको 0 डिग्री देशांतर के नाम से जाना जाता है। और ये भी हमारी पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड कर रही है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में। हमारा राजस्थान यहाँ पर अवस्थित है। तो देशांतर आधार पे कौन से गोलार्ध में अवस्थित है, पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अक्षांश देशांतर से संबंधित आपसे बात की है कि अक्षांशों का अधिकतम प्रदर्शन कहाँ तक हो सकता है। तो अक्षांशों का अधिकतम प्रदर्शन 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री साउथ हो सकता है। यहाँ तक ही अक्षांशों का अधिकतम प्रदर्शन हो सकता है। मैंने एक बात और आपसे जिम्मेदारी से बोली है कि जो अक्षांश होते हैं, ये अक्षांश के साथ में हमेशा या तो उत्तरी अक्षांश शब्द आएगा या फिर दक्षिणी अक्षांश शब्द आएगा। अर्थात भूमध्य रेखा से जो भी ऊपर के जो भी अक्षांश होंगे, यहाँ से ऊपर जैसे बढ़ते जाएंगे तो सबका नाम, यहाँ से इधर वाले जो भी अक्षांश होंगे सबका नाम उत्तरी अक्षांश होगा। यहाँ से इधर अगर दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो इधर वाले सभी अक्षांशों का नाम दक्षिणी अक्षांश होगा। ठीक है। कभी भी अगर अक्षांश के साथ में पूर्वी अक्षांश और पश्चिमी अक्षांश शब्द यूज हो रहा है तो मित्रों उसको देखते ही क्या कर देना है, कटस्थ कर देना है, काट देना है, क्योंकि वो बिल्कुल गलत है। अक्षांश के साथ में कभी भी पूर्वी और पश्चिमी शब्द यूज नहीं होता है। इस बात को पल्ले से गिठान लगा लेना मित्रों, ध्यान रख लेना हमेशा के लिए। आजकल ये क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है, सही कथन को छांटिए जिसमें अक्षांश देशांतरों में केवल ये उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी ऐसे शब्द देके और अपन को क्या कर दिया जाता है, उसमें ये कर दिया जाता है कि ये बिल्कुल इसको अक्षांश देशांतर की जानकारी भी है या नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अक्षांश के साथ में हमेशा उत्तरी अक्षांश शब्द यूज होगा या फिर दक्षिणी अक्षांश शब्द यूज होगा। दूसरी बात ध्यान रख लेना, 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक अक्षांश हो सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री के ऊपर अक्षांश नहीं हो सकते हैं मित्रों। 91 डिग्री अक्षांश नहीं होगा, 92 डिग्री अक्षांश नहीं होगा। 90 डिग्री अधिकतम प्रदर्शन हो सकता है अक्षांशों का, या तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक हो सकता है या 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक इनका प्रदर्शन हो सकता है। उत्तर और दक्षिणी शब्द अक्षांश के साथ में यूज होगा तो वो बिल्कुल सही बात है। या अगर 90 से ऊपर निकाल रखा है उसने, उत्तरी दक्षिणी शब्द भी दे रखा है लेकिन 90 से ऊपर निकाल रखा है, तो फिर उसको भी क्या कर देना है, आपको काट देना है। ये हमारा देशांतर है। देशांतर की हम बात करें तो ये ग्रीनविच रेखा देशांतर आधार पे पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है। अब यहाँ पे ध्यान देना मित्रों, ये सभी जो देशांतर होते हैं ये समानांतर नहीं होते हैं। अक्षांश तो सारे इसके समानांतर खींचे जाते हैं, भूमध्य रेखा के समानांतर, और उन अक्षांशों के सभी जगह पे बीच का जो गैप होता है वो बराबर होता है। लेकिन जो देशांतर खींचे जाते हैं वो देशांतर इस तरीके से खींचे जाते हैं, यहाँ उत्तर से निकलते हैं और दक्षिण में जाते हैं, उत्तर से निकलते हैं और यहाँ दक्षिण में यहाँ तक जाते हैं, इस प्रकार से होते हैं। तो इनमें सभी जगह का गैप समान नहीं होता है। ध्यान देना मित्रों, सभी जगह का गैप समान नहीं होता है। इसमें जैसे जैसे हम उत्तर की ओर दक्षिण की ओर जाते हैं तो देशांतरों के बीच की दूरी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और अंततः इसको ध्रुव बोला जाता है। इस ध्रुव पे जाते इनके बीच का जो गैप है
वो बिल्कुल शून्य हो जाता है। ध्रुव पे जाने के पश्चात इनके बीच का जो गैप होता है वो शून्य हो जाता है। यहाँ जो ये भूमध्य रेखा होती है, इस भूमध्य रेखा पे ही इनके बीच का जो गैप होता है वो लगभग सभी देशांतरों का बराबर होता है। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से हम उत्तर की ओर जाएं या दक्षिण की ओर जाएं तो इनका जो बीच का गैप होता है वो धीरे 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 क्या होता जाता है, कम होता जाता है, क्योंकि ये यहाँ से उत्तरी ध्रुव से निकले और दक्षिणी ध्रुव तक गए। इस वजह से यहाँ पे तो इनका सबका जो गैप होता है वो बराबर होता है भूमध्य रेखा पे तो। लेकिन जैसे जैसे उत्तर की ओर जाते हैं या जैसे जैसे दक्षिण की ओर जाते हैं तो इनके बीच का गैप जो होता है वो कम होता जाता है और अंततः उत्तर ध्रुव या दक्षिण ध्रुव पे जाने पे इनका बीच का जो गैप होता है वो बिल्कुल क्या हो जाता है मित्रों, शून्य हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है। दूसरी बात हम करें तो ये जो देशांतर इस तरीके के खींचे जाते हैं, देशांतरों में भी इस बात को हमेशा ध्यान रख लेना। देशांतर के आधार पे या तो पूर्वी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध, इधर वाले जो भी देशांतर होंगे इनके सबके नाम क्या होंगे, पूर्वी देशांतर होंगे। क्या नाम होंगे, पूर्वी देशांतर होंगे। और इधर पश्चिमी गोलार्ध वाले जो भी देशांतर होंगे इनके सबके नाम क्या होंगे, पश्चिमी देशांतर होंगे। मित्रों ध्यान देना, जैसे ये 0 डिग्री देशांतर है, कौन सा देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर। यहाँ से इधर आगे वाला आएगा 1 डिग्री, इसका नाम क्या होगा, पूर्वी देशांतर। 2 डिग्री पूर्वी देशांतर, 3 डिग्री पूर्वी देशांतर, 4 डिग्री पूर्वी देशांतर। और इस प्रकार से अधिकतम कहाँ हो सकता है इसका एंड, ये 180 डिग्री तक इसका अधिकतम हो सकता है। 180 डिग्री यहाँ तक लास्ट हो सकता है। इधर भी हम जैसे जाएंगे तो 1 डिग्री जैसे पश्चिमी देशांतर, 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 3 डिग्री पश्चिमी देशांतर, इस प्रकार से बढ़ते हुए लास्ट में आ जाएगा 180 डिग्री देशांतर। तो देशांतरों का अधिकतम प्रदर्शन 180 डिग्री ईस्ट पूर्व या 180 डिग्री वेस्ट यानी कि पश्चिम, यहां तक हो सकता है मित्रों। अब दूसरी बात आपको जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि देशांतरों के साथ में कभी भी कौन सा शब्द यूज नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, कपिल जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। देशांतर के साथ में कभी भी उत्तरी शब्द और दक्षिणी शब्द यूज नहीं होगा। देशांतर के साथ में हमेशा जो शब्द यूज होगा वो पूर्व शब्द या पश्चिम शब्द ही होगा। क्योंकि मित्रों देशांतर जो है वो देशांतरीय आधार पे पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटा गया, पूर्वी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में। इसलिए देशांतरों के साथ में हमेशा या तो पूर्वी देशांतर शब्द आएगा या फिर पश्चिमी देशांतर शब्द आएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रख लेना, ठीक है मित्रों। अब तो आ गया होगा थोड़ा समझ में। अक्षांश के साथ में उत्तरी शब्द और दक्षिणी शब्द यूज होगा, देशांतर के साथ में हमेशा पूर्वी शब्द और पश्चिमी शब्द ही यूज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखिए, अक्षांशीय आधार पे कौन से गोलार्ध में दिखाई दे रहा है राजस्थान, उत्तरी गोलार्ध में। देशांतरीय आधार पे कौन से गोलार्ध में दिखाई दे रहा है, तो पूर्वी गोलार्ध में हमारा राजस्थान दिखाई दे रहा है। ठीक है मित्रों, अब हम बात करें, हमें इस प्रकार से अगर तोड़ के क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान का, अक्षांशीय आधार पे बताओ, देशांतरीय आधार पे बताओ, तो हमें इस तरीके से जवाब देना है। लेकिन अगर मित्रों हमें इस प्रकार से तोड़ के क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि हमारा राजस्थान ग्लोब में स्थित है, सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान ग्लोब में स्थित है, राजस्थान ग्लोब में स्थित है, तो क्या जवाब देंगे मित्रों। राजस्थान ग्लोब में स्थित है तो क्या जवाब देंगे। उस टाइम पे आपको ये एक एक चीज नहीं, दोनों चीजें सामूहिक रूप से ध्यान रखनी होगी, ठीक है। ये अक्षांशीय आधार भी आपको ध्यान रखना होगा और देशांतरीय आधार भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो दोनों के आधार पे हम बात करें तो यहाँ पे बना के आपको बताता हूं, ये तो आपका भूमध्य रेखा अर्थात अक्षांश के आधार पे जो बांटा है इसको पृथ्वी को, और ये देशांतर इसके आधार पे भी हमने पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटा है। अब आपको यहाँ पे 4 ग्रुप 4 भाग दिखाई दे रहे हैं। ये उत्तर दिशा थी मित्रों, ये दक्षिण दिशा थी, ये पूर्व दिशा थी और ये पश्चिम दिशा थी। अब हमारा राजस्थान तो यहाँ पर अवस्थित हमें दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ भी मैं ये भूमध्य रेखा यहाँ पे डाल दूं तो भी अपन को इस वाले कॉलम में ही हमारा राजस्थान दिखाई दे रहा है। तो मित्रों ध्यान रखना, ये वाला जो भाग है ये भाग कहलाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कौन सा भाग कहलाएगा, उत्तरी पूर्वी
गोलार्ध ये कहलाएगा। अगर इसमें होता तो दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में होता, अगर इस भाग में होता तो दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में होता, और अगर इस भाग में होता तो उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में होता। क्योंकि हमारा राजस्थान जो है वो इस भाग में हमें नजर आ रहा है, तो हमारा राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है ग्लोब में, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अक्षांशीय और देशांतरीय आधार पर राजस्थान स्थित है, तो भी आपको जवाब देना है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ग्लोब में राजस्थान स्थित है, तो भी आपको जवाब देना है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। वो कब जवाब देना है, जब आपको अक्षांशीय आधार पे पूछे, या यहाँ पे पूछने का तरीका थोड़ा सा और भी चेंज कर सकता है। आपसे पूछा जा सकता है ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान स्थित है, ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में दिखाई दे रहा है मित्रों। ग्रीनविच रेखा नहीं, ग्रीनविच तो ये है भूमध्य रेखा के, सॉरी मित्रों, भूमध्य रेखा के सापेक्ष पूछा जाए या विषुवत रेखा के सापेक्ष पूछा जाए, तो इसके आधार पे कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। ऐसे ही अगर ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष पूछ लिया जाए तो अपन पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। या फिर ये तरीका होगा देशांतरीय आधार पे बताए तो पूर्वी गोलार्ध में, अक्षांशीय आधार पे बताए तो उत्तरी गोलार्ध में। और अगर वहां किसी का आधार नहीं दिया जाए, केवल सीधा पूछा जाए कि राजस्थान ग्लोब में स्थित है, राजस्थान पृथ्वी पर स्थित है, तो आपको दोनों रेखाओं का ध्यान रखना है, ग्रीनविच का भी ध्यान रखना है, भूमध्य रेखा का भी ध्यान रखना है, और दोनों के अनुसार हमें जवाब देना है। राजस्थान ग्लोब में स्थित है तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है मित्रों, यहां तक किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए, धुआंधार हम इसका समाधान निकालेंगे आपके लिए, कोई दूसरे फंडे अपनाएंगे आपके लिए, अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आपसे। ठीक है, देखिए मित्रों, अक्षांशीय आधार पे, ये देशांतरीय आधार पे, और ये दोनों के आधार पे। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है मित्रों, चलो ये लीजिए, ये मैं बिल्कुल हट जाता हूं। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। चलो हम नेक्स्ट बात करते हैं। हमने जाना राजस्थान, वो 3 लाइन निकल के हमारे सामने आई ये राजस्थान की। ये राजस्थान, इस राजस्थान में हमने केवल 3 लाइनें लिखी थी, जो आपने देखा अभी, अक्षांशीय आधार पे उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरीय आधार पे पूर्वी गोलार्ध में, और दोनों के आधार पे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब ये तो हुई मित्रों हमारी पृथ्वी पे हमारे राजस्थान की अवस्थिति। अब हम बात करें कि इस पृथ्वी में कौन से महाद्वीप में हमारा राजस्थान अवस्थित है। तो देखो मित्रों, ये भी बात आपको ध्यान रखने की है कि जो हमारा ग्लोब है, इस ग्लोब में आप जानते हैं कि कितने महाद्वीप है, तो 7 महाद्वीप हैं। मित्रों ध्यान रखें, यहाँ पर हमारा एशिया महाद्वीप पड़ता है, इसी के पास में यहाँ पे यूरोप महाद्वीप पड़ता है, और यहाँ चले तो हमारा अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है, यहाँ हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पड़ता है, यहाँ हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पड़ता है, और मित्रों यहाँ पे हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पड़ता है, और मित्रों यहाँ पर हमारा पड़ता है अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। ये 7 महाद्वीप है। इन 7 महाद्वीपों में हमारा राजस्थान इस एशिया महाद्वीप में अवस्थित है, और इस एशिया महाद्वीप के भी दक्षिणी भाग में अवस्थित है। क्योंकि जब आप एशिया महाद्वीप को देखोगे विश्व के अंदर, तो हमारा जो भारत है वो भारत इस एशिया के दक्षिणी भागों में अवस्थित है, हिंद महासागर की ओर अवस्थित है, तो दक्षिणी भाग में अवस्थित है। इसलिए हमारा जो राजस्थान है वह एशिया महाद्वीप में, अगर पूछा जाए एशिया महाद्वीप में अवस्थित है, और अगर उस एशिया महाद्वीप का भी भाग पूछा जाए तो एशिया महाद्वीप के भी दक्षिणी भाग में अवस्थित है। तो हमारी नेक्स्ट लाइन हो जाएगी मित्रों, राजस्थान, राजस्थान दक्षिणी एशिया में, दक्षिणी एशिया में अवस्थित है, दक्षिणी एशिया में स्थित है। ठीक है मित्रों, दक्षिण एशिया में, एशिया के कौन से भाग में अवस्थित है, तो दक्षिणी भाग में अवस्थित है। हमारा राजस्थान दक्षिणी एशिया में अवस्थित है। अब चलो महाद्वीप की भी हमने बात कर ली।
एशिया महाद्वीप में हम अवस्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन से देश में हमारा राजस्थान अवस्थित है, तो ये तो अपन को सबको मालूम है कि हमारे भारत में अवस्थित है। लेकिन मित्रों आपको ध्यान रखना है कि भारत में कौन से भाग में, कौन सी दिशा में हमारा राजस्थान अवस्थित है, तो थोड़ा देखने का प्रयास करें। चलो मित्रों ध्यान दें, ये भारत का उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, चलो कोई बात नहीं। राजस्थान क्या लिखा था अपन ने, मिट गया है, थोड़ा डिलीट पे लग गया पेन का झटका तो वो सारा गायब हो गया। हमने लिखा था राजस्थान, राजस्थान दक्षिणी एशिया में अवस्थित है। दक्षिणी एशिया में, दक्षिणी एशिया में स्थित है। ठीक है मित्रों, दक्षिणी एशिया में अवस्थित है। दूसरी बात, भारत में पूछा जाए, मैं भारत बनाया था आपके लिए। चलो मित्रों ठीक है, पढ़ गया जैसा भी है। ये हमारे भारत की उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा और ये मित्रों पश्चिम दिशा। ठीक है, हमारा राजस्थान आप जानते हैं, ये यहाँ पे आपको दिखाई देता है। हमारा राजस्थान यहाँ पर अवस्थित है। अगर हम इसके भाग की बात करें कि भारत के कौन से भाग में हमारा राजस्थान अवस्थित है, उत्तर को दक्षिण से मिलाएंगे, पूर्व को पश्चिम से मिला देंगे, तो हमारा राजस्थान कौन से भाग में पड़ रहा है, उत्तर पश्चिम भाग में। कौन से भाग में पड़ रहा है मित्रों, उत्तर पश्चिम भाग में पड़ रहा है। ये उत्तर पश्चिम है, ये दक्षिण पश्चिम है, ये दक्षिण पूर्व है और ये उत्तर पूर्व है। तो हमारा राजस्थान इसमें कहां पर अवस्थित है, तो उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित है। चलो सेकेंड लाइन लिखते हैं हम, राजस्थान भारत के, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित है। या दिशा कह दे, भाग कहें या दिशा कह दे, एक ही बात है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। ठीक है मित्रों, हमने बात की पूरी पृथ्वी में हमारा राजस्थान कहाँ पे अवस्थित है, अक्षांशीय आधार पे बात की, देशांतरीय आधार पे बात की। उसके बाद हमने महाद्वीप में बात की कि कौन से महाद्वीप में अवस्थित है, और महाद्वीप में है तो उसके भी कौन से भाग में अवस्थित है। दूसरी बात, हमारा राजस्थान भारत में अवस्थित है। अब भारत में अवस्थित है तो भारत में भी कहाँ पर अवस्थित है, ये भी हमने बात की है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। ठीक है मित्रों, चलो यहाँ तक की बात, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है किसी को? राजस्थान दक्षिणी एशिया में अवस्थित है, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित है। यहाँ तक की बात में अगर इसकी अवस्थिति में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप अति शीघ्र हमें कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट से हमें पता चलेगा कि किस प्रकार की आपको कोई सी बात समझ में नहीं आ रही है। इसके बाद हम इसकी अवस्थिति की बात करने के पश्चात हम बात करते हैं मित्रों इसके विस्तार के बारे में। राजस्थान के विस्तार के बारे में हम बात करते हैं कि राजस्थान किस प्रकार का फैलाव लिए हुए हैं, राजस्थान किस प्रकार का क्षेत्रफल रखता है, राजस्थान जो है कितनी लंबाई चौड़ाई में फैला हुआ है, कौन सा अक्षांश विस्तार के कौन से अक्षांशों के बीच में राजस्थान अवस्थित है, कौन से देशांतरों के बाद बीच में हमारा राजस्थान अवस्थित है। तो मित्रों यहाँ हम विस्तार से संबंधित बात करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ओके मित्रों, थैंक्स। आपको सभी को जय हिंद, जय भारत।